Hello kids, welcome to your English class. Today I will be teaching you English grammar and this is a combined class for class 6th, 7th and 8th. मतलब तीनों ही classes के students इस video lecture को visit कर सकते हैं. And the first topic as always we have been studying is the sentence. सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे, इतनी छोटी इतनी सिंपल सी टॉपिक है, क्या पढ़ना, बट नो. कोई भी चीज़ जब हमारे करिकुलम में इस तरीके से डाली जाती है कि आप रेपिटेडली हर क्लास में उसको स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हर एक कॉन्जिक्यूटिव क्लास में देयर इज़ समथिंग न्यू दैट यू गेट टू लर्न. तो वी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस लेक्चर टुडे. सो लेट्स बिगिन. तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है ये जानने से पहले आपको जानना होगा कि वर्ड्स क्या हैं और लेटर्स क्या हैं. लेटर्स की जब हम बात करें तो वी से कि वी आर स्टडिंग इंग्लिश, सो वील टॉक अबाउट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, वही लेटर्स हैं. ठीक है, वी नो दैट देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, तो हमने वो तो जान लिया. नाउ व्हाट अबाउट वर्ड्स. वर्ड्स क्या हैं? जब यही लेटर्स एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाए अपने आप को आप कुछ रीयूज़ करके या लिमिटेड यूज़ करके या बहुत यूज़ करके कि एक मीनिंगफुल आउटकम आए जिसको पढ़ने का कोई मतलब समझ में आए, दैट इटसेल्फ इज़ अ वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने कोई रैंडम अल्फ़ाबेट्स ले लिए, B, C, L, M, O, N, K एंड सो ऑन एटसेट्रा, बहुत सारे हैं. अब मैंने आपको बोला कि आपके पास ये 6 लेटर्स हैं, ज़रा मुझे जो भी पॉसिबल लेटर्स हैं इनमें से बना कर दिखाइए. तो हम देखते हैं. तो एक तो अगर सपोज़ मैंने पहला कॉम्बिनेशन बनाया B, C, L, M, क्या आपको एक प्रॉपर मीनिंग मिल रही है इसकी? ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, तो हमें नहीं पता कि ये, हम नहीं कह सकते कि ये वर्ड है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो है बट दिस इज़ नॉट अ मीनिंगफुल थिंग. ठीक है, अब हम अगर इसी चीज़ में इस तरीके से बना दें LOC के, या हम बना दें MON के, या हम बना दें दैट्स इट. अभी 2 ही वर्ड देखे, तो व्हाट आर वी सीइंग? ये जो LOC के वहाँ से मैंने लेटर्स में से कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स पिक किए एंड द लेटर वर्ड दैट आई एम मेकिंग इज मेकिंग सेंस. लॉक हमें पता है इसका मतलब, मॉन्क हमें पता है इसका मतलब, कुछ और लेटर्स होते तो मॉन्क ही बन जाता है एंड सो ऑन. तो लेटर्स सिंपली अल्फ़ाबेट्स और एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन उनके वर्ड्स, अगर उनके कॉम्बिनेशन से मतलब निकल रहा है तो वो बनाते हैं हमारे वर्ड्स. सो नाउ वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि आखिर ये सेंटेंस क्या है. सो यही वर्ड्स, जो चीज़ लेटर और वर्ड्स के बीच में रिलेशन था, वही रिलेशन वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में होता है. जब ऐसे ही बहुत सारे वर्ड, सपोज मैंने ले लिया ए, राम, गर्ल, इज, बॉय, सीता एटसेट्रा, ये रैंडम वर्ड्स मैंने लिए कुछ. ये ए इटसेल्फ इज़ अ लेटर. ऐसे बहुत सारे सिंगल मतलब कई जगह पे आपने देखा होगा वी यूज़ इट एज एन आर्टिकल. एक आर्टिकल है जिसको एज अ सिंगल वर्ड भी यूज़ किया जाता है. यहाँ पे ए लेटर के फॉर्म में नहीं है. तो मैंने आपको टास्क दिया कि आपके पास ये वर्ड्स हैं, नाउ मेक अ कंप्लीट सेंटेंस आउट ऑफ इट. तो मैंने एक सेंटेंस बना दिया, ए इज़ गर्ल राम, यहीं से मैंने लिया है. तो क्या ये एक सेंटेंस है? A is girl राम, कोई मतलब तो निकल नहीं रहा है. That means it is not a sentence because it is not a meaningful combination of words. Simple. So if I am being asked to make a sentence out of these given words, so I can make sentences like Ram is a boy, or I can make Sita is a girl. दोनों ही केसेस में we are getting a definite meaning of these things, so it is a सेंटेंस. तो ये तो हो गया कि सेंटेंस क्या है. इसका ऑब्वियसली आपको पहले से पता था. दिस वाज जस्ट अ स्लाइट रिविजन. नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट ये जो सेंटेंसेस हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं. आपने अभी लास्ट ईयर या कई बार सुना होगा कि पहले तो हम इतना बस जानते हैं कि सेंटेंसेस के 4 बेसिक टाइप्स आते हैं, असर्टिव, डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्मेशन के किस तरीके से वो बन रहे हैं. अब देन एक नया टॉपिक आपने सुन लिया होगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड. तो आखिर क्या है, सेंटेंस के टाइप्स हैं कितने? लेट्स सी कि हैं कितने. तो सेंटेंसेस की जब हम काइंड्स की बात करें या टाइप्स की बात करें, सो फर्स्ट वी से व्हेन यू टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो एक हो जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केसेस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव.
नेक्स्ट हो जाते हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस, देन वी हैव interrogative sentence, and then we have exclamatory sentence. ये डिवीजन जो आप अभी तक पढ़ते हैं या जो उस वक्त मैं बोल रही हूँ, जो डिवीजन है सेंटेंसेस का, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ये जो सेंटेंसेस हैं ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं. यानी कि कोई बात अगर डिक्लेयर की जा रही है या कोई ऑर्डर कमांड दिया जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो बेसिकली दिस डिवीजन ऑफ सेंटेंसेस इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ द सेंटेंस. यानी कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये किस पर्पस में यूज़ हो रहे हैं, उस पर्पस के बेसिस पे ये डिवीजन किया गया. सो दिस इज वन डिवीजन. आपने साइंस में पढ़ा है कि एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड होती है ऑन डिफरेंट बेसिस. साइंस में व्हेन आई से आई मीन स्पेशली बायो में आपने सही चीज़ देखी होगी. सो देयर इज अगेन अ डिफरेंट काइंड. अब ये आपने सुना, ये एक चीज़ हो गई. अब आपने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी सुना होगा. व्हाट इज दैट? सो व्हाट इज दैट? वो भी काइंड्स ही हैं, बट इन दैट केस इट इज अबाउट, yeah, it is on the basis of formation and complexity of the sentence. यानी कि वो जो सेंटेंस की बात आप कर रहे हैं वो सेंटेंस फॉर्म कैसे हो रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या है. इज़ इट वेरी कॉम्प्लेक्स या इज़ इट नॉर्मल टू हैंडल, या किस तरीके से बन रहा है. एक मेन क्लॉज है, क्लॉजेस भी अभी आप आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में. तो क्लॉज कितने हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, सिंगल क्लॉज से बन रहा है, एक से ज़्यादा हैं. उस तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन की बात करें ना कि वो बना कैसे. तो दैट इज़ वाई दिस ऑन द बेसिस ऑफ formation of sentences they are of again three types. One is the simple sentence, other is compound, and the last is complex. So this lecture will be concentrated on the types of the sentences on both the basis. दोनों ही basis पे हम पढ़ेंगे. So let's begin with the types of sentences on the basis of purpose first. तो सबसे पहला आपने देखा declarative था. What do we mean by declarative sentences? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेयर किसी चीज़ को करने का मतलब क्या होता है? कोई बात बताना. उन्हीं सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. असर्ट करना या डिक्लेयर करना मतलब क्या? किसी स्टेटमेंट को डिलीवर करना, किसी बात को बताना, किसी चीज़ को बताना, कोई फैक्ट या किसी तरीके की बात जो मैं आपसे कह रही हूँ या आप मुझसे कह रहे हैं या कोई भी किसी से कह रहा है, वो सारी नॉर्मल बातें एक तरीके का डिक्लेरेशन है. तो वो हो जाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव या इन्हीं सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं. सच सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. क्या होता है ये सेंटेंसेस? अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स सम थॉट और सम फैक्ट अबाउट अ पर्सन और बाय अ पर्सन इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये एक फैक्ट है. मैंने डिक्लेयर कर दिया ये बात, ये आपने मान ली. तो क्या हुआ? मैंने आपको डिक्लेयर की इस चीज़ को. दैट इज व्हाई इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सिंपली आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये एक बात हो गई. देन आई टॉक अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन से आई हैव अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी. ये भी मैंने डिक्लेरेशन दिया ना, मैंने बताया आपको कि ये चीज़ है. सो आई हैव अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ. दोनों ही स्टेटमेंट्स में आप क्या नोटिस कर रहे हैं? ये सेंटेंसेस एंड कैसे हो रहे हैं? एक फुल स्टॉप से. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट दीज सेंटेंसेस टेंड टू एंड एट अ फुल स्टॉप. ठीक. दूसरा टाइप क्या था? इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम कहते हैं तो हम सिंपली उन सेंटेंसेस की बात करते हैं जिन सेंटेंसेस में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो. अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स जैसे कि वाई, व्हाट, वेयर, whom, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स आए तो दैट मीन्स कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं. ये सेंटेंसेस हमेशा किस पे एंड होंगे? एक क्वेश्चन मार्क पे एंड होंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज इस वक्त आप अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन से देखें तो पहला सेंटेंस मैं आपसे पूछ सकती हूँ
वॉट आर यू स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हैं आप, वॉट आर यू स्टडिंग। इस केस में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मुझसे कोई पूछे आकर बाहर से अभी, वॉट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रही हैं, ये एक सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस हैं जिन सेंटेंसेस में हम किसी भी तरीके का ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, अपॉलॉजी, कुछ भी ऐसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें जिसमें हम किसी को कोई सलाह दे रहे हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कोई कमांड या ऑर्डर या सजेशन दे रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कोई सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगल बगल कोई और चीज़ें शूट हो रही हूँ, तो डिस्टर्बेंस हो सकती है। सो समवन विल कम इन एंड दे विल से मी, मैम प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए, प्लीज़ स्पीक स्लोली। मुझसे रिक्वेस्ट किया गया ना, तो प्लीज़, ये हो गया एक इंपेरेटिव सेंटेंस। मेरे अगल बगल आवाज़ हो रही है, आई एम बीइंग डिस्टर्ब, तो मैं जाकर सपोज इफ देयर इज सम किड हु इज़ नॉट लिसनिंग टू मी अगेन एंड अगेन, मैं उसको बार बार बोल रही हूँ, तो व्हाट विल हैपन, सो देन आई विल से दैट डोंट मेक नॉइज। मैं डैट के बोलूँगी ना उस केस में, तो ये क्या हो गया, ये एक कमांड हो गया, एक ऑर्डर हो गया। सो इन दिस केस व्हाट आई विल डू, आई विल स्कोल्ड द पर्सन। तो ये सारे सेंटेंसेस जिसमें मैं इन तरीके की चीज़ें करती हूँ, इन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कमिंग टू द फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या सॉरो को डिपिक्ट करें। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और इन सेंटेंसेस का कौन सा पंक्चुएशन यूज होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। फॉर एग्जाम्पल, सपोज माई पेट डॉग हैपन्स टू डाई, तो मैं क्या बोलूँगी? अलास माई डॉग इज डेड। नाउ सपोज आई एम वॉकिंग अराउंड दिस रोड एंड आई सी अ वेरी ब्यूटिफुल साइट, मैं कहूँगी वॉट अ ब्यूटिफुल सीन। ऐसा एक सडन सा एक्सप्रेशन आता है ना, वॉट अ ब्यूटिफुल सीन। सो दैट सच सिचुएशंस, यहाँ पे मैंने क्या बोला? सडन एक्सप्रेशन आया, शॉक का, सॉरो का, लाइक का, डिसलाइक का। सपोज मैं कहीं से, एनीबडी, आप ही कहीं से गुजर रहे हैं, अजीब सी फाउल सी स्मेल आती है, सो व्हाट विल हैपन टू से? यक, सच अ बैड स्मेल। तो ये सेंटेंसेस हो जाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और देखिए हर जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया है हमने, and they tend to be your exclamatory sentences. So all the sentences जिसमें हम कोई sudden feeling of sorrow या sudden feeling of like, dislike या happiness express करते हैं, वो हो जाते हैं exclamatory sentences. Now ये हो गए आपके 4 types of sentences on the basis of the purpose of the sentence, कि उस sentence को किस purpose से बोला जा रहा है। When we talk about, आपने देखा होगा कई बार हम questions ऐसे पूछ लेते हैं, isn't it या wasn't she। ऐसे तरीके के वर्ड्स को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यानी कि जब सिंपली दो वर्ड्स, दो नॉर्मल वर्ड्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन के फॉर्म में बोला जाए, जिसमें जनरली मोस्ट केसेस में जनरली देयर इज वन वर्ब, वन हेल्पिंग वर्ब एंड वन प्रोनाउन। ऐसे केसेस में क्वेश्चन टैग्स बनते हैं। सपोज मैंने बोला कि मुझे लगा कि उसने चाय पी लिया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? वो चाय पी रही थी ना, पी रही थी। तो हाउ विल आई आस्क दैट क्वेश्चन? शी वॉज ड्रिंकिंग टी। ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, मैं कुछ कह नहीं सकती, क्वेश्चन मार्क कैसे लगा दूँ? वॉजंट शी, नहीं पी रही थी क्या? वॉजंट शी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। इसका रूल क्या होता है? असर्टिव सेंटेंसेस में आपको, अच्छा मैंने बताया नहीं, 2 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, जब कोई चीज़ बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म में की गई हो और किसी भी तरीके का कोई
नो या नेवर या नेगेटिव वर्ड ना आया हो उन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फाइन, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ प्लेइंग, दे आर टॉकिंग, एट्सेट्रा. नेगेटिव सेंटेंसेस, उन्हीं सेंटेंसेस में जब हम नॉट का यूज़ कर लें तो वो सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाते हैं. शी इज़ नॉट गोइंग, शी इज़ नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट फाइन. सो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंसेस. तो रूल क्या होता है टैग्स को यूज़ करने का? जब भी हम कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं उसके साथ हमेशा एक नेगेटिव टैग यूज़ होता है. नेगेटिव टैग का मतलब wasn't का मतलब क्या है? was not she. तो not आया ना, that is a negative tag. स्टेटमेंट कैसा था? पॉजिटिव स्टेटमेंट था. अब इसी तरीके से अगर मैंने कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट ना कहकर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोला होता तो हमेशा उस केस में जो टैग आता है वो पॉजिटिव हो जाता है. कैसे? सपोज मैंने बोला she did not go to school today. She did not go to school today. अभी ये क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, तो एक स्टेटमेंट है, मुझे कंफर्म करना है, इसमें क्वेश्चन टैग यूज़ करना है. मैं बोलूँगी डिड शी, गई है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हो गया मेरा क्वेश्चन टैग. नाउ व्हाट आई सी कि जो मेरा स्टेटमेंट था वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट था. नॉट आया था ना, इट वॉज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. लेकिन इस केस में जो क्वेश्चन टैग यूज़ हुआ वो कैसा था? पॉजिटिव था. So this is one basic rule that we use while using the question tag. Positive statements are always use a negative tag, and the negative statements always use a positive tag. So this is all about question tag. इसके कुछ basic rules होते हैं, जैसे कि question tag हमेशा दो words से मिलकर, दो या तीन words से मिलकर ही बनेगा. अगर negative tag है तो उसमें हम जो word बनाते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है. जैसे देखिए wasn't, मैंने was not she नहीं लिखा, wasn't she लिखा. तो ये जो पहले दूसरे जब not को कंबाइन करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ तो कॉन्ट्रैक्शन बना के यूज़ करते हैं. wasn't, isn't, didn't एट्सेट्रा इस तरीके से यूज़ करते हैं. हमेशा क्वेश्चन टैग्स में एक हेल्पिंग वर्ब या एक प्रोनाउन और एक हेल्पिंग वर्ब जैसे कि is, was एट्सेट्रा. प्रोनाउन जैसे कि she, he, did, they एट्सेट्रा आता ही आता है. So these are the basic rules of the question tag, and by now we are completely done with the topic of types of sentences on the basis of purpose. उनके types, assertive, declarative, का positive, negative and the question tags. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि further जो division है वो formation के basis पे भी है. वो पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये phrases और clauses क्या होते हैं. What is a phrase and what is a clause? Shut the door behind you. Lock the door. So now what will happen? मैंने आपसे क्या बोला कि हमें ये जानना होगा कि clause और phrase क्या होते हैं before knowing the fact that what are simple, complex or compound sentences. Now let's study what is a clause. जब भी एक subject के साथ एक वर्ब यूज़ हो तो एक क्लॉज बनता है. यानी कि सब्जेक्ट राम, वर्ब ड्रिंक्स, सीता डांसेस. तो राम और सीता क्या हो गए? सब्जेक्ट. ड्रिंक्स या डांसेस क्या हो गए? वर्ब्स. अब इन केसेस में क्या होता है, ये ज़रूरी ही नहीं है कि इनकम्प्लीट हो, ये अपने आप में कंप्लीट भी हो सकते हैं एक सेंटेंस के फॉर्म में. कंप्लीट एज अ सेंटेंस, कई बार इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो कंप्लीट का था, जैसे शी ईट्स, आई स्लीप एट्सेट्रा. एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब. ये तो हो गए, अपने आप में कंप्लीट भी है ना. अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. बट व्हाट अबाउट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस? सिंस she was, since यहाँ पे since होगा, since she was sleeping, बस that's it. मैंने बोला कि clause है तो subject और verb आना चाहिए. subject, verb. अब क्या ये complete sentence है? since she was sleeping, क्या वो सो रही थी? जब वो सो रही थी तो आगे क्या ये अपने आप में complete sentence है? तो clause तो ये भी है, लेकिन
सेंटेंस नहीं बना रहा है। तो क्लॉजेस सिंपली क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस बट दे डेफिनेटली विल हैव टू हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इन कॉमन। तो ये पहले समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, अगर आपको ये जानने में कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो नॉर्मली बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आई से दैट द रोजेज, एक मिनट, द रोजेज ऑफ माई गार्डन आर प्रिटी, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये सेंटेंस लिया। अब ये सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। सब पहले मैं आपको बेसिकली बता दी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिफरेंटली होते क्या हैं। सब्जेक्ट इनिशियल यानी कि शुरुआती पार्ट होता है किसी सेंटेंस का, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम किसके बारे में बात करेंगे आगे। सपोज एक लड़का, एक लड़की, किसी बिल्डिंग, किसी बुक के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो चीज़ जिसके बारे में बात की जाती है, जनरली एक नाउन, तो वो हो जाता है सब्जेक्ट। जो बात की जाती है, मतलब सपोज किसी के बारे में बात करेंगे तो कोई बात ना करेंगे, तो वो जो बात कही जा रही है वो हो जाता है उसका प्रेडिकेट। इस केस में आप देखिए मैंने किसकी बात की है, मेरे गार्डन में जो रोजेस हैं उनकी बात की है ना, तो ये हो गया आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला है कि वो प्रिटी है, वो जो रोजेस हैं मेरे गार्डन में वो प्रिटी हैं, दैट मीन्स कि आर प्रिटी क्या हो गया, प्रेडिकेट। सिंपली जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट, जो बात कही किसी के बारे में की जा रही है वो सब्जेक्ट। नाउ आई टॉक अबाउट अ सेंटेंस, बी क्वाइट, चुप रहो मत शोर करो। इंपरेटिव सेंटेंस है, याद आ रहा है? खैर, बी क्वाइट में सब्जेक्ट क्या होगा, प्रेडिकेट क्या होगा? मैंने तो आप में से किसी को स्पेसिफिकली बोला नहीं कि आप चुप रहिए या आप चुप रहिए या तुम चुप रहो, मैंने बोला कि बस चुप रहो। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लग रहा है, किसी एक के बारे में बात नहीं की गई है ना, लेकिन क्या बात की गई है ये हमें पता है। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा प्रेडिकेट। वो बात तो हमें पता है जो कही गई है, अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। तो सिंपली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट, जो बात की जाए वो प्रेडिकेट। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर ईट्स फ्लैश। अब मैंने फिर क्या किया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइगर के बारे में। सो द टाइगर क्या बात कर रहे हैं, वो फ्लैश खाता है, ये बात कर रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज। होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत बेसिक सी टॉपिक है ये, बस इसलिए मैंने बता दिया कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो ना रहे। तो सब्जेक्ट से हट के इधर वापस आते हैं। तो क्लॉज क्या था, कोई भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आए, वो एक क्लॉज होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाए, वो हो भी सकता है कंप्लीट, नहीं भी हो सकता है कंप्लीट, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। ये तो हो गया क्लॉजेस के बारे में। अब ऐसे केसेस में जो क्लॉज अपने आप में कंप्लीट होते हैं, यानी कि जिन्हें किसी दूसरे की मदद लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ना, वो खुद में सफिशिएंट हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, दे आर कंप्लीट। और वो जो किसी के ऊपर डिपेंड है, जैसे सिंस शी वॉज स्लीपिंग, क्या सिंस शी वॉज स्लीपिंग, मुझे क्या पता उसके आगे क्या, इनकम्प्लीट है, तो ये किसी की सहायता की ज़रूरत है, इसको डिपेंड करेगा किसी पे, तो ये हो जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक, जो डिपेंड करे किसी पे। तो ये हो गया आपका क्लॉज के बारे में। अब मैंने आपको एक और वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज फ्रेज। मैं ये नहीं हटाऊंगी, ये हटाते हैं। फ्रेज क्या होता है, इसी तरीके से अ रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स होता है फ्रेज, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन बने वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फाइन वेदर्स,
यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब, कुछ भी नहीं है, एक जनरल सा स्टेटमेंट है जिसके इट इज़ अ जनरल ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसमें दो वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। तो और ये अपने आप में देखिए एक सेंटेंस भी नहीं बना रहा है। क्या एक सेंटेंस है? मैंने बोला फाइन वेदर्स, इज इट अ सेंटेंस? तो बेसिकली फ्रेज क्या है? फ्रेज डज नॉट होल्ड यार definites to make a group of a subject or a verb, neither it can stand as a complete sentence. ना ही ये कभी एक complete sentence के फॉर्म में आ सकता है, ना ही ये एक सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो दिस इज व्हाट फ्रेज इज। क्लॉज और फ्रेज में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। फ्रेज हमेशा एक क्लॉज हमेशा एक सेंटेंस बनाएगा, वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करते हुए कि वो किस फॉर्म, उसका फॉर्मेशन कैसा है। सो इट कैन बी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ। इट हैज़ टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन वही चीज़ जब फ्रेज के केस में आती है तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट और वर्ब से ही मिले या वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाए। फ्रेज एक नॉर्मल रैंडम ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो जनरली एक मीनिंग डिपिक्ट करता है, दैट्स इट। इट डज नॉट स्टैंड एज अ सेंटेंस कभी भी। तो ये भी फ्रेज कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि फ्रेज एक सेंटेंस का हिस्सा बन के क्लॉज के अंडर भी आ जाता है। तो जब भी अभी आप इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस की, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये किस तरीके से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैं या कोई चीज़ क्लॉज कैसे है। सो बाय नाउ आई होप आपको सेंटेंसेस, क्लॉजेज और फ्रेजेस एटलीस्ट समझ में आ गए हों। ठीक है, सो इसके आगे वील स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।